Every morning you have two choices: continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. हर सुबह आपके पास दो चॉइस होती हैं। आप चाहें तो अपने सपनों के साथ अच्छी सी नींद लेते रहें और चाहें तो उठ जाएं और अपने सपनों को साकार करने के लिए उनका पीछा करें। गुड मॉर्निंग, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक परसेंटेज, प्रतिशत, और ये अपनी आज क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग परसेंटेज की 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं, क्लास 1 और क्लास 2, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज का बेसिक सीखा था। आज उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल पर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है? आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इनको हम लगभग दो मेथड से करेंगे। एक तो अपना नॉर्मल मेथड और दूसरा हम क्वेश्चंस को ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी सीखेंगे। क्वेश्चन में क्या रहा है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, हम मान लेते हैं वो संख्या हमारी है x, तो x के 60% में से 60 घटाने पर हमको परिणाम 60 आता है। तो x का 60% माइनस 60 बराबर 60। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें वो संख्या पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा x गुणे 60% का 100 नीचे बराबर 60, और ये माइनस का 60 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 60। x गुणे 60/100 बराबर 60 और 60 120। 60 से गया एक बार और 60 से गया ये 2 बार, तो x की वैल्यू आ गई 100, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 गुणे 2, ये हो गया 200। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी, वह संख्या हो गई हमारी 200। अब इसी को अगर हम ऑप्शन से ट्राई करें, हम सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं 120। तो 120 मान लेते हैं हमारी संख्या है, तो 120 के 60% में से 60 घटाने पर, तो सबसे पहले हमें निकालना है 120 का 60%। 120 गुणे 60/100, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ये हो गया 12 छंग 72। तो 120 का 60% आ गया 72, इसमें से 60 हमको घटाना है, तो 72 में से अगर हम 60 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 12, जो कि 60 नहीं आ रहा, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन 150। 150 का 60%, 150 का 60%। आपको क्या करना है, अब 60% में प्रतिशत का नीचे 100 लिखने की जरूरत नहीं है। प्रतिशत से हमेशा 2 0 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो 15 छक्का 90। अब 90 में से 60 घटाएंगे तो आएगा 30, इसलिए बी ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। अब हम डायरेक्ट अपना लेते हैं आंसर डी, तो 200 का 60%, 200 गुणे 60%, प्रतिशत से 2 0 कैंसिल, 60 दूनी 120, इसमें से 60 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 60, जो कि आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। तो आप चाहे तो इसको ऐसे सॉल्व कर लें या आप इसको ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है? मान लेते हैं बड़ी संख्या हमारी है a और छोटी संख्या हमारी है b। तो बड़ी संख्या का 40%, तो a का 40% बराबर है छोटी संख्या b के 60% के। इसको सॉल्व कर लें। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6।
अब हम a और b का रेशियो बना लेंगे। तो a अपॉन में b 3, ये 2 इधर आ जाएगा। ये सब हम लोग रेशियो में सीख चुके हैं। तो a का और b का रेशियो हो गया 3:2। अब इन दोनों संख्याओं का टोटल हमको दिया है 150। तो हम 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। 150, 3 और 2 5, तो 1 की वैल्यू आ गई 30। इसलिए बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 3 गुणे 30 90, और छोटी संख्या हो जाएगी 2 गुणे 30 60। बड़ी संख्या 90, छोटी संख्या 60। हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 90, ऑप्शन सी। अब अगर हम इसको ऑप्शन से ट्राई करें, हमको दिया है दो संख्याओं का योग 150 है, बड़ी संख्या हमसे पूछी गई, तो क्या 70 हमारा आंसर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 70 बड़ी संख्या हो जाएगी तो जो एक दूसरी संख्या बचेगी वो होगी 80। 70 80 150, तो 70 तो हमारी छोटी संख्या होगी, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह डी भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो बड़ी संख्या 150 में से 75 से ज़्यादा ही होगी। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो हमारी संख्या होगी 80 या होगी 90। अब क्या करेंगे, 80 हमारी बड़ी संख्या है, मान के चलते हैं 80 हमारी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या का 40%, तो 80 का हमें निकालना है 40%। तो परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 8 चक्कू 32। छोटी संख्या के 60% के बराबर होना चाहिए। जब बड़ी संख्या 80 है, दोनों का जोड़ 150 है, तो छोटी संख्या 70 होगी। 80 और 70 150। अब हमें निकालना 70 का 60%, तो परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 7 छंग 42, जो कि बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा 80 भी ऑप्शन गलत है। तो बचा फाइनल आंसर हमारा 90, जो कि सी है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे आंसर तो 90 होगा ही, क्योंकि जब ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, तो सी ही हमारा आंसर होगा। लेकिन इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। 90 का 40%, तो परसेंटेज से 2 0 गए, 9 चौक 36। अब दूसरी छोटी संख्या बचेगी 90 और 60 150, तो दूसरी संख्या बची 60 का 60%, तो परसेंटेज से 0 0 कैंसिल, 6 छक 36, दोनों बराबर है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमारे पास दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं बड़ी संख्या है 100% और उसका अंतर करना है दूसरी संख्या से, और अंतर करने पर हमारे पास आंसर आता है 20%। तो 100 में से क्या माइनस करें कि 20% आएगा, तो 100 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 80%। इसका मतलब एक संख्या हमारी 100% है और दूसरी संख्या हमारी 80% है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो बना लेना है। तो 100% अनुपात 80%, दो संख्याओं का रेशियो बना लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 2 से जाएगा ये 5 बार और 2 से जाएगा 4 बार, तो हमारा रेशियो आ जाएगा दो संख्याओं का 5:4। अब आगे कह रहा है यदि छोटी संख्या 20 है, रेशियो में वैल्यू है 4, जबकि रियल में उसकी वैल्यू दी है हमको 20, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 20, इसलिए इसको भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या हो जाएगी 5 गुणे 5 25, ऑप्शन ए। इसको अगर हम लोग ऑप्शन से ट्राई करें तो सबसे पहला ऑप्शन 25। अब हमसे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। अब बड़ी संख्या 25 हो गई, छोटी संख्या हमको दी है 20, तो दोनों का हमें निकालना है डिफरेंस। तो 25 में से 20 का अंतर निकालेंगे, ये आएगा कितना 5, जबकि कह रहा है ये जो अंतर आएगा वो बड़ी संख्या का 20% होना चाहिए। तो बड़ी संख्या है 25, तो 25 का 20% हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 25 गुणे 20/100। 25 से जाएगा एक बार, 25 से गया ये 4 बार, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 25 का 20% आता है 5,
जो कि दोनों संख्याओं के डिफरेंस के बराबर है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, उस संख्या का 65% कितना है? हमें एक संख्या की दो वैल्यूज दी हैं, एक फ्रैक्शन में और एक परसेंटेज में, दोनों का अंतर दिया है 56। तो सबसे पहले हमें तो दोनों वैल्यूज को या तो परसेंटेज में चेंज करना है या उनको फ्रैक्शन में चेंज करना है। हमें दिया है 4/5, इसकी परसेंटेज में वैल्यू होती है 80% और दूसरा परसेंटेज हमको दिया है 45%। अब इन दोनों का अंतर 56, तो 80% माइनस 45% बराबर 56। जब भी अंतर की बात होती है तो हम हमेशा दोनों का डिफरेंस या माइनस करते हैं। 80% में से 45% गया, बचा 35%, हो गया 56। अब इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व करना पीछे सीख चुके हैं। 35% की वैल्यू 56 है, तो 56 अगर 35% है तो अगर हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वो संख्या आ जाएगी, लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछी गई। हमसे पूछा गया है उस संख्या का 65% कितना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे 65, तो हमें उस संख्या का 65% पता चल जाएगा। जो भी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं वही हमारा आंसर आता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से गया ये 7 बार, 5 से जाएगा ये 13 बार, 7 से गया 1 बार, 7 से गया ये 8 बार, 13 गुणे 8 आ गया 104, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभ में भिन्न क्या थी? सपोज प्रारंभ में हमारे पास जो फ्रैक्शन की वैल्यू थी वो थी x/y। प्रारंभ में हमारे पास भिन्न थी x/y। आगे कह रहा है इस फ्रैक्शन के अंश में यानी कि न्यूमरेटर में 50% की वैल्यू इंक्रीज कर दी गई। कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है, अगर उसमें हम 50% ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 150%। तो x का जो नई वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x का 150%। इसी तरह हर में 10% की कमी कर दी गई, तो वैल्यू हमेशा 100% होती है, उसमें 10% की कमी कर दी गई, तो 100% माइनस 10%, तो नई जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 90%। तो y का अब जो वैल्यू बची वो बचेगी y का 90%। ये बढ़ोतरी और कमी करने के बाद जो नया फ्रैक्शन बचता है वो बचता है 15/16। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है और x/y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से गया 0, 15 से ये 15 गया, तो ये बचा x/y बराबर, ये 9 नीचे है डिनोमिनेटर में, ये उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और बटे में 16, तो x/y की वैल्यू आ गई 9/16। तो हमारा इनिशियल फ्रैक्शन था 9/16, ऑप्शन डी। अगर इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जाए तो मैं सीधा आंसर लेके आपको बताता हूँ, बाकी आप तीनों खुद से ट्राई कीजिएगा। मान लेते हैं प्रारंभ में हमारा भिन्न था 9/16। अब कह रहा है कि न्यूमरेटर में अंश में 50% की इंक्रीमेंट की गई, तो 9 का 50% यानी कि आधा बढ़ाया गया, तो 9 का आधा 4.5, तो ये वैल्यू हो गई 9 4 13 और 13.5। इसी तरह आगे बोल रहा है हर में 10% की कमी कर दी गई, तो 16 का 10% हमें कम करना है, तो 16 का 10% होता है 1.6, इसको माइनस करेंगे ये आएगा 14.4, तो बची हमारी नई वैल्यू 14.4। पॉइंट से पॉइंट गया और 9 से जाएगा 9 एकम 9, 9 पचे 45, ये जाएगा 9 एकम 9, बचा 5, 9 छक 54। तो अंश में वृद्धि के बाद और हर में कमी के बाद हमारा नया फ्रैक्शन बन गया 15/16,
यही क्वेश्चन में हमसे कह रहा है। तो हम चाहे तो इसको ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है, हर ऑप्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है, और डिनोमिनेटर हर की वैल्यू हर ऑप्शन में कम है, और हमें अंश में 50% बढ़ाना है, तो बढ़ाने पर अंश वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा, और हर में कमी करनी है तो हर और कम हो जाएगा। जबकि हमारा रिजल्ट 15/16 आ रहा है, न्यूमरेटर कम आ रहा है और डिनोमिनेटर ज़्यादा आ रहा है। इसलिए देख के भी हम कह सकते थे कि हमारे ऑप्शन ए, बी और सी नहीं होंगे। डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाता 9/16, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशतता कितनी होगी? आप लोग कभी अगर अपने परिवार के साथ, मम्मी पापा के साथ मार्केट गए होंगे सोना लेने, तो दुकानदार ने कहा होगा 24 कैरेट सोना सबसे खरा सोना होता है, 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध माना जाता है। तो 24 कैरेट अगर 100% शुद्ध है तो हमसे 22 कैरेट सोने में शुद्धता पूछी गई है। तो 24 की वैल्यू अगर 100%, तो इसको अगर हम अपने मेथड से करें तो 100 अगर 24 है तो 22 की वैल्यू क्या, इसको सॉल्व कर लेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से जाएगा ये 12 बार, 2 से गया ये 11 बार, तो ये हो गया 1100 डिवाइडेड बाई 12। इसको काट पीट कर लीजिए, 12 से गया 1 बार, 12 9 108 बचा 2, 12 एकम 12 बचा 8, तो ये हो जाएगा 91 सही 8/12। इसको और कैंसिल कर लेंगे, 4 से जाएगा 2 बार, 4 से गया ये 3 बार, तो आंसर आ गया हमारा 91 सही 2/3%, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हो तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए? इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना होता है कि कौन सी वैल्यू या कौन किस पर डिपेंड है और सब किस पर डिपेंड है। मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर सारी अन्य वैल्यूज हमारी डिपेंड है। तो ए को बी से, यानी कि ए डिपेंड है बी पर, बी को सी से, बी डिपेंड है सी पर, और सी को डी से, यानी कि सी डिपेंड है हमारा डी पर। यानी कि हमें सबसे पहले डी की वैल्यू पता करनी है, और क्वेश्चन में भी आपको दिया है डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हों। तो एक परीक्षा में 4 विद्यार्थी हैं, ए, बी, सी और डी। टोटल जो पूर्णांक है वो है हमारा 500, और हमसे कह रहा है डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हैं। तो डी को अंक मिले हैं 320। आगे देखिए, सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, सी को डी से 25% अधिक, डी को मिले हैं 320, तो 300 का 25% यानी कि 1/4, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 80। सी को डी से 80 मार्क्स ज़्यादा मिले, डी को मिले 320, तो सी को मिलेंगे 320 + 80 यानी कि 400 मार्क। आगे देखिए, बी को सी से 10% कम अंक मिले, तो बी को सी से 400 का 10% डायरेक्ट निकालिए 40, बी को सी से 40 अंक कम मिले, तो सी को मिले हैं 400, तो बी को मिले होंगे 360। अब बचा हमारा ए को बी से 25% अंक अधिक मिले, तो बी को मिले हैं 360, और 360 का हम निकालेंगे 25%, तो 360 का 25%, 25% की वैल्यू 1/4, 4 से गया 1 बार, 4 से जाएगा ये 90 बार, तो ए को बी से 90 मार्क्स अधिक मिले, तो 360 + 90 यानी कि ए को टोटल मार्क्स मिले 450। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए, तो ए को मिले हैं 450, ऑप्शन बी।
बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना पता करना है कि कौन किस पर डिपेंड है और सारी वैल्यूज किस पे डिपेंड है, वहीं से शुरुआत करनी है और धीरे धीरे आखिरी तक हम पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। किसी वस्तु की कीमत दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दुकानदार की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? एक दुकानदार था, मान लेते हैं वो शक्कर का व्यापार करता था, तो शक्कर के प्राइस में जो बढ़ोतरी हो गई वो 4% से बढ़कर 5% हो गई। तो शक्कर का प्राइस था वो 4% पहले था और बढ़कर वो हो गया 5%। या अगर इसको हम सीधे सीधे कहें तो उसका प्राइस मान लेते हैं पहले 4 रुपये था और बाद में बढ़कर वो 5 रुपये हो गया। लेकिन ऐसा होने पर भी दुकानदार की आय अपरिवर्तित रही, मतलब जो इनकम उसको पहले होती थी बढ़ोतरी होने के बाद भी उसकी इनकम वही रही, उसकी इनकम में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बिक्री में जरूर कमी आई, तभी तो उसकी इनकम सेम रही। पहले 4 रुपए का बेचता था, ज्यादा माल बेचता होगा तो उसको पैसा कुछ मिलता होगा। अब दाम तो बढ़ गए लेकिन उसकी बिक्री में कमी आई होगी, तभी उसकी इनकम दोनों जगह सेम है। तो बिक्री में कितनी कमी आई? तो उसकी जो क्वांटिटी हो गई, शक्कर की जो क्वांटिटी पहले बेचता था और जो अब बेचेगा, वो रेशियो हमेशा जितना हमारा प्राइस इंक्रीज होता है उसी का इनवर्स में उसका क्वांटिटी में डिक्रीज होता है। तो यहाँ वैल्यू बढ़ गई 4 से 5, तो क्वांटिटी भी हमारी पलट जाएगी। इसका मतलब पहले अगर वो 5 किलो शक्कर बेचता था तो अब वो 4 किलो शक्कर बेचता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 चक्कू 20, पहले उसकी इनकम कितनी थी 20 और बाद में भी उसकी इनकम 5 चक्कू 20, इनकम दोनों जगह सेम है। तो यहाँ से हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा। क्या? अगर हमारा प्राइस बढ़ता है लेकिन हमारी इनकम में कोई भी चेंज नहीं होता है तो क्वांटिटी हमेशा प्राइस बढ़ने का जो रेशियो है उसी के रेशियो में डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस हमारा बढ़ गया 4 से 5, तो जो क्वांटिटी थी वो हमारी इनवर्स हो जाएगी। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे बोल रहा है उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। यहाँ पर व्यापार में प्रतिशत में कमी से मतलब उसकी इनकम में कमी से नहीं है, क्योंकि इनकम तो दोनों जगह सेम है, उसकी इनकम में कोई भी चेंज नहीं हुआ, वो अपरिवर्तित रही। तो प्रतिशत में कमी कहाँ से आई? व्यापार में कमी से मतलब है कि वो पहले कितनी क्वांटिटी बेचता था और अब कितनी क्वांटिटी बेचता है। तो कमी से हमारा तात्पर्य है बिक्री में कमी। तो कमी कितनी आई? पहले 5 किलो और अब 4 किलो, कमी आई 1 की। कितने पे आई? 5 पे। तो 1/5 गुणे 100%। 5 से गया 1 बार, 5 से गया ये 20 बार, तो ये हो गया 20 एकम 20%। इसका मतलब व्यापार में हमारे 20% की कमी आई, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर ही संख्या है, संख्या का 40% ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हम लोग शायद कर चुके हैं इस तरीके का, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। किसी संख्या के 75% में, मान लेते हैं वो संख्या है हमारी x, तो x के 75% में 75 जोड़ने पर उत्तर ही संख्या है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वही हमारा x है। तो x का 75% प्लस 75 बराबर x, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा 75 बराबर x माइनस x का 75%, परसेंटेज का 100 नीचे आ गया 75, इसका एलसीएम लेंगे 100, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 75x, ये बचेगा 25x डिवाइडेड बाई 100, ये 100 उधर
मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25x बराबर 100 गुणे 75, 7500, 25 से कम 25, 25 से गया 3 बार और 2 0, तो x की वैल्यू आ गई 300, यानी कि हमारी संख्या आ गई 300। लेकिन ऑप्शन में नहीं है क्योंकि हमसे ये पूछा ही नहीं गया। हमसे पूछा गया है संख्या का 40% ज्ञात करें। तो 300 और 300 का 40% होता है 120, ऑप्शन ए। 300 का 40%, अभी बताया था कि परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाते हैं और 3 चक्कू 12, 120, ऑप्शन ए। ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा। 75 बराबर x, ये माइनस में ले गए उधर चला गया। इसका यहाँ पे हमने ले लिया एलसीएम, 100 का एलसीएम 100 और 100 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100x माइनस 75x, तो 100 में से 75x गया, बचा 25x, 25x बटे 100, तो 25x बराबर ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया 7500, 25 से गया एक बार, 25 से गया 75 3 बार और 2 0, तो x की वैल्यू आ गई 300। पूछा गया संख्या का 40%, 300 का 40% 120। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। एक लोहा, रेत और शीशा के मिश्रण में 20% लोहा, 38% शीशा और शेष रेत है। 20% आयरन प्लस 38% लेड प्लस शेष जो है वो हमारा है सैंड। टोटल हमेशा 100% होता है तो होगा 100%। अब हमें आयरन पता है कितना है, लेड पता है कितना है, हमें पता करना है कि इस मिश्रण में सैंड कितनी है। तो सैंड आ जाएगी हमारी 20 और 38, 58%, और 100 में से 58 माइनस कर देंगे तो सैंड आ गई 42%। आगे पूछ रहा है 400 ग्राम मिश्रण में रेत कितनी है। हमारे पास मिक्सचर है 400 ग्राम और उसमें रेत की मात्रा पूछी गई है, तो 400 का रेत 42%। इसको सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 168 ग्राम, ऑप्शन बी। आपको समझाना है, बताना है, इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है, वरना ये क्वेश्चन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बिना लिखे ही हो सकते हैं। 20% लोहा, 38% शीशा और शेष रेत। कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है, तो रेत कितनी बची, 20 और 38, 58, और 58 में से 100 को माइनस कर लेंगे तो रेत बचेगी हमारे पास 42%। अब 400 ग्राम मिश्रण में रेत कितनी है, तो 400 का हमें निकालना है 42%। परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 42 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 168 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/3 के बजाय 3/5 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। एक छात्र था, उसको एक संख्या को गुणा करना था 5/3 से। मान लेते हैं x को गुणा करना था 5/3 से, लेकिन उसने x को 5/3 से की जगह 3/5 से गुणा कर दिया, तो गड़बड़ी हो गई। तो वो गड़बड़ी कितनी हो गई वही हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मन से एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं कि किस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना था। और एज्यूम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये पूरा पूरा सॉल्व हो जाए, इसलिए हम 3 और 5 का ले लेते हैं एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। तो मान लेते हैं वो संख्या थी हमारी 15। 15 को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने 15 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सही उत्तर हमारा आना था 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 25। सही आंसर उस बच्चे का आना चाहिए था 25, लेकिन 5 एकम 5, 5 3 15, लेकिन वो कैलकुलेट उसने कर दिया 9। तो गड़बड़ हो गया, लाना था 25 और वो लेकर आया 9। तो कितने की गलती हुई छात्र से, 25 लाना था और लाया 9, तो गलती हो गई 25 - 9 बराबर 16 की। अब 16 की गलती हुई कितने पर, 16 की गलती हुई 25 पर, क्योंकि सही उत्तर हमारा था 25।
तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए 16/25 गुणे 100। नीचे हमेशा वो वैल्यू रखेंगे जो हमारा सही आंसर था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 से कम 25, 25 छक्कू 100, 16 छक्कू 64%। तो छात्र ने गलती कर दी 64% की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 7/6 के बजाय 6/7 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? मान लेते हैं बच्चे को x को मल्टीप्लाई करना था 7/6 से और उसने x को मल्टीप्लाई कर दिया 6/7 से। तो हम लेते हैं एलसीएम 6 और 7 का 42, 42 गुणे 7/6 और 42 गुणे 6/7। 6 कम 6, 6 सत्ते 42, यानी कि सही उत्तर आना था 7 सत्ते 49, जबकि उत्तर ले कितना आया 6 छाक 36, 7 एकम 7, 7 छंग 42। तो अब छात्र ने गलती कितने की? गलती छात्र ने की 49 माइनस 36 यानी कि 13 की। कितने पे की? हमेशा नीचे वो वैल्यू रखते हैं जो हमारा उत्तर सही होता है। तो नीचे रखेंगे 49 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। अब आप देखिए इसको पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर हम लगभग में उत्तर सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको हम मान लेते हैं 50। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शन हमारे बहुत दूर दूर है, क्लोज ऑप्शन नहीं है। तो इसको मान लेते हैं 50। तो 50 से जाएगा एक बार और 50 से जाएगा 2 बार। तो आंसर आ रहा है 13 गुणे 2, 26% के आसपास। तो इसके आसपास वाला ऑप्शन केवल बी है, 26.53%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट, ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप, ये है मिनट का, माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत है। अशोक को मेजर करना था 45 डिग्री का एंगल, लेकिन उसने मेजर कर दिया 45 डिग्री 27 मिनट का। तो उसने कुछ गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी कितनी हो गई? इन दोनों का डिफरेंस। तो गड़बड़ी हो गई हमारी 27 मिनट की। अब हमसे पूछा गया त्रुटि प्रतिशत, तो कितने की गलती हुई? 27 मिनट की। और कितने पर हुई? जो हमारा सही उत्तर होता है, 45 की रचना उसको करनी थी। तो यहाँ नीचे आ जाएगा 45 डिग्री गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू हमारी मिनट में है और ये वैल्यू हमारी डिग्री में है। तो सबसे पहले हमें दोनों को एक ही यूनिट में चेंज करना है। एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो अब हम क्या करते हैं, इस 45 डिग्री को मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 27 मिनट और 45 डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 0 से 1 0 गया, 9 से गया 3 बार और 9 से गया ये 5 बार। 5 छक्का नीचे 30 और ऊपर भी 10 तिहाई 30। इसका मतलब ये पूरा कैंसिल हो रहा है। बच कितना रहा है? 1%। तो त्रुटि कितने की आई? 1% की, ऑप्शन बी। तो आज हम लोग फिलहाल यहीं रुकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 27 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवाइज कीजिए और फिर से देखिए, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप किसी भी डाउट के लिए मुझे कमेंट करिए या व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली
नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।